कभी सोचा है कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय क्यों हैं? पर भारत खुद इनोवेशन के मामले में इतना क्यों जूझता है? ये एक बड़ा ही गहरा पैराडॉक्स है और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। 100 अरब डॉलर। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। मतलब ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे देशों की जीडीपी भी इसके सामने कम पड़ जाए। और ये दिखाता है कि विदेश में बसी भारतीय प्रतिभा कितनी शक्तिशाली है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। ये अपने आप में एक जबरदस्त कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय सबसे ज्यादा कमाने वालों में से एक है। ये उनकी कड़ी मेहनत और लगन का सबूत तो है, पर ये एक सवाल भी खड़ा करता है, क्या ये सफलता उस एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है जिसने उन्हें तैयार किया? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये भारतीय शिक्षा की सफलता की कहानी है, या फिर ये एक ऐसी व्यवस्था का लक्षण है जो अपने सबसे होनहार लोगों को बाहर जाने पर मजबूर कर रही है? अच्छा, इस पैराडॉक्स को समझने के लिए ना हमें थोड़ा अंदर झांकना पड़ेगा। भारतीय एजुकेशन सिस्टम की उस मशीन में जो इन कामयाब प्रोफेशनल्स को तैयार करती है। कहने को तो मतलब कागजों पर तो शिक्षा का मकसद है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, लेकिन भारत में हकीकत अक्सर बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ पूरा का पूरा जोर रट्टा लगाने और बस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर होता है। ये कोट देखिए, ये किसी एक छात्र का अनुभव लग सकता है, पर असल में ये पूरे सिस्टम की मानसिकता को दिखाता है। एक ऐसा सिस्टम जहां सवाल पूछने को नहीं, बल्कि जो बताया गया है उसे जस का तस मान लेने को बढ़ावा दिया जाता है। तो होता क्या है इसका नतीजा? नतीजा ये होता है कि ये एक ऐसी दौड़ बन जाती है जहां सीखना पीछे छूट जाता है और सिर्फ नंबर, मार्क्स, रैंक यही सब कुछ बन जाते हैं। ये छात्रों पर जबरदस्त दबाव तो डालता ही है, साथ ही असल सीखने की प्रक्रिया को भी खत्म कर देता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। एक आईआईटी ग्रेजुएट जब एमआईटी पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि परीक्षा में टॉप करने की उसकी काबिलियत का असली साइंटिफिक रिसर्च में क्रिएटिव होने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम ऐसा बना कैसे? क्या ये हमेशा से ही ऐसा था? मतलब क्या ये कोई एक्सीडेंट था? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी डिजाइन का नतीजा था जिसका एक खास मकसद था। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं ब्रिटिश राज में। 1830 के दशक में अंग्रेजों ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जो भारतीयों के लिए नहीं बल्कि उनके अपने फायदे के लिए थी। लॉर्ड मैकॉले ने तो साफ साफ कहा था कि लक्ष्य था ऐसे लोगों का एक वर्ग बनाना जो खून और रंग में भारतीय हों, लेकिन सोच, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। मतलब मकसद इनोवेटर्स या विचारक पैदा करना था ही नहीं, मकसद था वफादार क्लर्क और प्रशासक तैयार करना जो साम्राज्य की सेवा कर सकें। आजकल के स्कॉलर्स ना इसे एक नाम देते हैं, एपिस्टेमिक वायलेंस। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है किसी देश की अपनी ज्ञान प्रणालियों, उसके साहित्य और इतिहास को धीरे धीरे खत्म कर देना और उसकी जगह अपनी यानी विजेता की सोच को थोप देना। यह सिर्फ सिलेबस बदलने की बात नहीं थी, ये एक पहचान बदलने की साजिश थी। तो अंग्रेजों की बनाई ये विरासत जब आज की रट्टा मारने वाली शिक्षा से मिलती है तो एक बहुत बड़ा नतीजा सामने आता है जिसे हम सब जानते हैं, द ग्रेट इंडियन ब्रेन ड्रेन। आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी डायस्पोरा भारतीयों की ही है, पर यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1 करोड़ 80 लाख कहानियां हैं। ये वो डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं जो अपने देश की तरक्की में योगदान दे सकते थे, लेकिन उन्हें अवसर कहीं और तलाशने पड़े। और यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका जाने पर एक कम कुशल भारतीय मजदूर की आय में 500% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक जबरदस्त आर्थिक खिंचाव है। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। बात यह है कि सिर्फ विदेश के अवसर उन्हें खींच नहीं रहे, बल्कि भारत के अंदर की चुनौतियां भी उन्हें बाहर धकेल रही हैं। मिडिल क्लास पर टैक्स का भारी बोझ, कम तनख्वाह और सबसे बढ़कर काबिल लोगों के लिए अच्छी नौकरियों और मौकों की भारी कमी। एक ऐसा माहौल जहां देश के सबसे होनहार लोगों को भी लगता है कि बाहर जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। तो जरा सोचिए, एक टॉपर का सफर होता कैसे है? पहले वो एग्जाम सिस्टम को रट रट कर मास्टर करता है, फिर एक टॉप इंस्टीट्यूट से डिग्री लेता है और फिर उसे पता चलता है कि उसकी काबिलियत की सबसे ज्यादा कद्र तो विदेश में है। वो ग्लोबल कंपनियों के लिए एक बेहतरीन कर्मचारी बन जाता है, मेहनती, आज्ञाकारी, पर क्या वो भारत के लिए एक इनोवेटर बन पाता है? और यही सारी बातें हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं कि भारत का भविष्य क्या है।
तो आज भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। सवाल यह है कि क्या वो हमेशा दुनिया के लिए जॉब सीकर्स बनाता रहेगा या फिर जॉब गिवर्स बनाने वाला देश बनेगा। इसके लिए मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और ये चैलेंज ना इस डेटा में साफ दिखता है। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स छापने में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उस रिसर्च को असल इनोवेशन यानी पेटेंट और प्रोडक्ट्स में बदलने की बात आती है तो हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो आखिर में भारतीय शिक्षा का ये जो पैराडॉक्स है, ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस सिस्टम का मकसद दुनिया के लिए एक कुशल वर्कफोर्स तैयार करना है या भारत के लिए अगला इनोवेशन पावर हाउस बनाना है? क्योंकि शायद ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। भविष्य का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इस सवाल का क्या जवाब चुनता है।